आप लोगों को मैं आज कार्बनिक रसायन का परिचय बताने जा रहा हूं। थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जान लेंगे हम लोग। कार्बनिक रसायन का इतिहास तो ध्यान देना है। रसायन के अध्ययन को सरल बनाने के लिए सन 1675 में निकोलस लेमरी ने रासायनिक पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया। निकोलस लेमरी ने रासायनिक पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें से पहला था खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ मिनरल्स, जो कि हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, खड़िया, तांबा आदि। ये खनिज पदार्थ कहलाए जो खनिजों से प्राप्त होते हैं। दूसरा वनस्पति पदार्थ। वनस्पति पदार्थ जो कि हमें पेड़ पौधों वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, उन्हें वनस्पति पदार्थ कहा गया। जैसे कि रबड़, कपूर, साइट्रियम, गोंद, चीनी आदि, इन्हें वनस्पति पदार्थ कहा गया क्योंकि ये हमें वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। तीसरा विभाजित किया गया जंतु पदार्थ। एनिमल कंपाउंड, जो हमें जीव जंतुओं से, मनुष्यों से प्राप्त होते हैं, उन्हें जंतु पदार्थ कहा गया, जैसे एल्बुमिन, जिलेटिन आदि। तो इस तरह से निकोलस लेमरी ने सबसे पहले रासायनिक पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया। ठीक, लेकिन रसायन के विकास के साथ साथ और नई वैश्लेषिक विधियां सामने आई और उन विधियों के थ्रू हमें पता चला कि वास्तव में ये जो वनस्पति पदार्थ और जंतु पदार्थ हैं, ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जो वनस्पति और जंतु दोनों में प्राप्त होते हैं, दोनों में कॉमन है। तो इस निकोलस लेमरी के इस वर्गीकरण को थोड़ा सा और संशोधित किया गया और संशोधित करके ये बताया गया कि वास्तव में रासायनिक पदार्थ 3 प्रकार के ना हो करके 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक तो हम लोगों का ये कहा गया खनिज पदार्थ, जो कहा गया उनको इनऑर्गेनिक पदार्थ कहने लगे। इन्हें इनऑर्गेनिक पदार्थ कहा गया। ठीक, खनिज पदार्थ यानी कि इनऑर्गेनिक पदार्थ, यानी कि जो पदार्थ जीवधारियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्रोत से प्राप्त होते हैं। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बहुत से साइंटिस्टों ने प्रूव किया कि वनस्पतियों में यानी कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है ना। तो खनिज पदार्थ को बदल दिया गया इनऑर्गेनिक पदार्थ, जो जीवधारियों के अतिरिक्त किसी भी स्रोत से प्राप्त होते हैं, इनऑर्गेनिक पदार्थ कहा गया। और इन दोनों को साथ में जोड़ करके कहा जाने लगा ऑर्गेनिक पदार्थ। ऑर्गेनिक पदार्थ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, वनस्पतियां जो पेड़ पौधे आदि होती हैं, उनमें भी जीवन पाया जाता है, जंतुओं में भी, वो तो जीवधारी ही होते हैं। ठीक, और इन दोनों में पाए जाने वाले बहुत से पदार्थ कॉमन थे, जो वनस्पतियों और जंतुओं में दोनों में पाए जाते थे। ऐसे बहुत से पदार्थ थे जो कॉमन थे। इसलिए इस वर्गीकरण को जो 3 भागों में डिवाइड किया गया था, इन्हें बदल करके 2 भागों में बांट दिया गया। इनऑर्गेनिक पदार्थ जो जीवधारियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्रोत से प्राप्त होते हैं। दूसरा ऑर्गेनिक पदार्थ जो केवल जीवधारियों से यानी कि जीव जंतु और वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, उन्हें ऑर्गेनिक पदार्थ कहा गया। ठीक है ना। अब इसी के बाद आ जाती है थोड़ी सी बात जैव शक्ति का सिद्धांत। जैव शक्ति का सिद्धांत, अब ये क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी, इसको समझ लेना है। वास्तव में रसायन के विकास के प्रारंभ में जो पदार्थ जीवधारियों से प्राप्त होते थे, यानी कि ऑर्गेनिक पदार्थ प्राप्त होते, ऑर्गेनिक पदार्थ जीवधारियों से प्राप्त होने वाले पदार्थ, इन पदार्थों को बहुत समय तक प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सका। ये पदार्थ केवल जीव जंतु और वनस्पतियों में ही प्राप्त होते थे। इसलिए ये कहा गया कि जीवधारियों में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, जीवधारियों में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, जिससे उनमें कुछ विशेष पदार्थों का निर्माण होता है, जिन्हें हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं।
तो ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति का सिद्धांत। ठीक, वर्जीनियस ने इस शक्ति के बारे में बताया। वर्जीनियस ने यहाँ पर हम लोगों को बताया कि वास्तव में जीवधारियों में एक विशेष प्रकार की शक्ति पाई जाती है, विशेष प्रकार की शक्ति होती है जिससे उनमें कुछ विशेष पदार्थों का निर्माण होता है जिन्हें हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। परंतु रसायन के विकास के साथ साथ आगे यह पता चला कि जीवधारियों में प्राप्त होने वाले पदार्थों को भी प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने देखा, सुना भी, और आप लोगों की जीके की परीक्षा में या किसी भी परीक्षा में पूछा जाने वाला, बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाने वाले क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस ऑर्गेनिक पदार्थ को प्रयोगशाला में बनाया गया। तो सबसे पहले यूरिया को प्रयोगशाला में बनाया गया, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक, तो यूरिया को कैसे बनाया गया? वोहलर ने सन 1828 में, वोहलर ने सन 1828 में अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया प्राप्त कर लिया। अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट का सूत्र लिख दूं मैं, NH4ClO, NH4ClO। अमोनियम साइनेट को गर्म किया और गर्म करके बना दिया यूरिया, NH2CONH2, ये यूरिया है। और अमोनियम साइनेट को भी प्रयोगशाला में ही बनाया, NH3+HClO, NH3+HClO, इन दोनों को आपस में गर्म करके अमोनियम साइनेट बनाया गया, NH4ClO, अमोनियम साइनेट बनाया गया। तो इस तरह से वोहलर ने सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया। और यूरिया क्या है? जीवधारियों में प्राप्त होने वाला एक पदार्थ है, यूरेन जिसे हम कह देते हैं। ठीक, तो प्रयोगशाला में सबसे पहले अमोनियम साइनेट को वोहलर ने बना दिया। ठीक, जब वोहलर ने यूरिया को बनाया उस समय जैव शक्ति के सिद्धांत को बड़ा गहरा धक्का लगा कि ये कैसे हो गया। जीवधारियों में तो एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है जिससे उनमें कुछ विशेष पदार्थों का निर्माण होता है, और ये तो यूरिया को प्रयोगशाला में बना दिया गया। यानी कि यहां से ये बात सामने आ गई कि जीवधारियों में कोई विशेष प्रकार की शक्ति नहीं होती है, जीवधारियों में पाए जाने वाले पदार्थों को भी प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। इसके बाद यूरिया के बाद, वोहलर के बाद कोल्बे ने सन 1845 में, कोल्बे सन 1845 में एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल को उसके तत्वों से संश्लेषित कर दिया। इसके बाद बर्थेलो ने मेथेन का संश्लेषण कर दिया, बर्थेलो ने मेथेन CH4 का संश्लेषण कर दिया, जिससे जैव शक्ति के सिद्धांत का अंत हो गया। और यह पता चला कि जो ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, इन ऑर्गेनिक पदार्थों को हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं, अर्थात जीवधारियों में विशेष प्रकार की शक्ति नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा सा कार्बनिक रसायन का सामान्य परिचय जाना। ठीक, अब हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा और इसका विस्तार करेंगे। रसायन का थोड़ा सा और विकास हुआ, और विकास के साथ साथ यह पता चला कि ये जो ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ वास्तव में अध्ययन करने पर पाया गया कि इन ऑर्गेनिक पदार्थों में कार्बन अवश्य उपस्थित रहता है। सभी के सभी ऑर्गेनिक पदार्थों में कार्बन अवश्य उपस्थित रहता है, और कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन हमेशा रहेगा। ठीक, तो इस तरह से ये देखा गया कि वास्तव में ऑर्गेनिक पदार्थों में, सभी ऑर्गेनिक पदार्थों में, यानी कि सभी जीवधारियों से प्राप्त होने वाले सभी पदार्थों में कार्बन अवश्य उपस्थित होता है। अतः ऑर्गेनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ कहा जाने लगा, ऑर्गेनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ कहा जाने लगा। ठीक, और ऑर्गेनिक पदार्थों के अध्ययन के विषय को, यानी कि ऑर्गेनिक रसायन को कार्बनिक रसायन कहा जाने लगा, कार्बनिक रसायन। और ये बताया गया कि ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं वो कार्बन के यौगिक होते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है,
कार्बनिक रसायन कहलाती है। ठीक, तो अब कार्बनिक रसायन में हम थोड़ा सा कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं जान लेते हैं। कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं, तो सबसे पहले अगर हम तत्वों की उपस्थिति की बात करें, तत्वों की उपस्थिति, तो मैंने बताया सभी के सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अवश्य उपस्थित होता है। कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन हमेशा होता है और हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन अधिकांशतः कार्बनिक यौगिकों में मिलेगा। कार्बन हमेशा, कार्बन तो रहेगा ही रहेगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन हमेशा उपस्थित रहेगा, ऑक्सीजन ज्यादातर मात्रा में, इसके बाद नाइट्रोजन और सल्फर ये कहीं कहीं पर भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये तत्वों की उपस्थिति हो गई कार्बनिक यौगिकों में। अब अगर हम दूसरी बात करें, इनके स्रोत, इनका स्रोत क्या है, तो कार्बनिक यौगिकों का प्रमुख स्रोत क्या है, जीव जंतु और वनस्पतियां, क्योंकि इन्हीं में ये पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ जीवधारियों में ही पाए जाते हैं। भले ही हम लोग प्रयोगशाला में बना सकते हैं इनको, परंतु इनका प्रमुख स्रोत क्या हो जाता है, जीव जंतु और वनस्पतियां, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बनिक यौगिकों का प्रमुख स्रोत हो जाता है। अब अगर हम कार्बनिक यौगिकों की संख्या की बात करें, यौगिकों की संख्या, तो आज तक लगभग 20 लाख से भी अधिक कार्बनिक यौगिकों की खोज हो चुकी है। कार्बनिक यौगिकों की खोज हो चुकी है लगभग 20 लाख से भी अधिक, जबकि अन्य जो अकार्बनिक यौगिक है, यानी कि इनऑर्गेनिक पदार्थ जो है, उनकी संख्या लगभग 1 लाख ही है। अकार्बनिक यौगिकों की संख्या लगभग 1 लाख ही है, जबकि कार्बनिक यौगिकों की संख्या 20 लाख से भी अधिक हो चुकी है। इसका एक कारण भी है, वो कारण मैं भी आप लोगों को आगे बताऊंगा कि कार्बन के इतने अधिक यौगिक क्यों मिलते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे अणुओं की जटिलता। अणुओं की जटिलता, तो अगर हम अणुओं की जटिलता की बात करें तो कार्बनिक यौगिकों के जो अणु होते हैं उनका स्ट्रक्चर बनाने में बड़ी कठिनाई होती है। और यह भी ध्यान देना है कि कार्बनिक यौगिकों के सारे गुण अगर हमें समझना है तो कार्बनिक यौगिकों की संरचना को समझना होगा। अगर कार्बनिक यौगिकों के गुणों को समझना है तो अणुओं की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उनकी बॉन्डिंग है, बंध जो बनते हैं, उन बंधों को समझना पड़ेगा। यानी कि उनकी आकृति हमें पता चलनी चाहिए, तब हम उसके गुणों को बता सकते हैं। आगे अभी और जब विस्तार होगा तब आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, तो कार्बनिक यौगिकों के अणुओं की संरचना बहुत जटिल होती है, आप लोगों को ये सामान्य रूप से ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद अगर बंधों की बात करें, बंधों की प्रकृति, बंधों की प्रकृति, तो कार्बनिक यौगिकों में आपको ज्यादातर या सबसे अधिक या पूरे में लगभग आप लोगों को सह संयोजक बंध ही मिलेंगे। कार्बनिक यौगिकों में सह संयोजक बंध ही मिलेंगे आप लोगों को, और आयनिक बंध ना के बराबर। लेकिन जब हम लोग आगे इसका विस्तार करेंगे तो वहां पर हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिवाइड करेंगे बंधों को, थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा धनावेशित ऋणावेशित करेंगे, वो आप लोग आगे विस्तार में समझेंगे जब अगली क्लासों में जाएंगे। यहाँ पर आप लोग के सिलेबस में केवल रासायनिक बंधों में, कार्बनिक यौगिकों के बंध में हमें सहसंयोजक बंध ही मिलेंगे, कोवैलेंट बॉन्डिंग ही मिलेगा। ठीक, तो ये बंधों की प्रकृति हो गई। अब बंधों की प्रकृति के बाद थोड़ा सा हम अगर विलेयता की बात करें, विलेयता, सॉल्युबिलिटी, तो कार्बनिक यौगिक अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं और ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। केवल कुछ ही कार्बनिक यौगिक हैं जो ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। ध्रुवीय विलायक जैसे कि H2O जल, जल हमारा एक ध्रुवीय विलायक है।
हैं जो विलय होते हैं, सभी नहीं, बाकी जो भी मिलेंगे वो अध्रुवीय विलायक को, जैसे एथिल एल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म आदि के विलय हैं, ये अध्रुवीय विलायक है, जल एक ध्रुवीय विलायक है। तो कार्बनिक यौगिक अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में अल्प विलय, कुछ ही विलय है, कुछ यौगिक, सभी यौगिक नहीं है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। अब थोड़ा सा अगले गुण की बात करेंगे। अब बात आ जाती है अभिक्रियाओं की गति। अभिक्रियाओं की गति, तो कार्बनिक अभिक्रियाओं की गति के बारे में कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता। कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो बड़े शीघ्रता से हो जाती हैं, कुछ अभिक्रियाएं कुछ ज्यादा समय लेती हैं, कुछ और ज्यादा, कुछ बहुत अधिक समय लेने वाली अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे कि हम लोग देख लें पेट्रोलियम का बनना, तो पेट्रोलियम बनने में लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं। पेट्रोलियम बनने की प्रक्रिया में बताया गया है कि लाखों वर्ष पूर्व भौगोलिक उथल पुथल के कारण जो जीव जंतु और वनस्पतियां पृथ्वी के अंदर दब गए हैं, उनका पृथ्वी के अंदर उच्च ताप और उच्च दाब पर अपघटन हुआ है, और उस अपघटन के फलस्वरूप पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। तो इस तरह से यह प्रक्रिया लाखों वर्ष तक चलने वाली अभिक्रिया हो गई। ठीक, इस तरह से हम लोग ये सीधा सा जान पाए हैं कि रासायनिक कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाओं की गति धीमी होती है, जबकि अकार्बनिक यौगिकों की जो अभिक्रियाओं की गति होती है वो तीव्र होती है, बहुत शीघ्रता से होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं अकार्बनिक यौगिकों की। कार्बनिक यौगिकों में होने वाली अभिक्रियाएं बहुत धीमी गति से होती हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस तरह से ये हम लोगों ने थोड़ा सा कार्बनिक यौगिकों के बारे में कुछ चीजें जानी, और बहुत से गुण है, जैसे कि बहुलकता आ जाता है। बहुलकता, पॉलीमराइजेशन। बहुलकता क्या है? बहुत से कार्बनिक यौगिकों में यह गुण पाया जाता है कि उन यौगिकों के अणु ही आपस में संगुणित हो जाते हैं, आपस में संगुणित हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और उस पदार्थ का बहुलक बना देते हैं। जैसे कि एथिलीन है C2H4, इसके यन अणु आपस में संगुणित होकर के C2H4 का होल यन बना देंगे। ये एथिलीन है और ये पॉलीएथिलीन है, पॉलीएथिलीन, जिसे आप लोग पॉलीथीन कह देते हैं, पन्नी, पॉलीथीन। तो वो क्या है? वो एथिलीन का बहुलक है। इसी तरह से आप लोग धागा वगैरह लाते हैं मार्केट से, तो धागे में ऊपर जो रैपर लगा होता है, उस रैपर में भी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें लिखा रहता है पॉलीएस्टर धागे। क्या लिखा रहेगा? पॉलीएस्टर धागे। तो वो क्या होता है? एस्टर का पॉलीमर होता है, यानी कि बहुलक होता है। वो क्या होता है? एस्टर का बहुलक होता है। तो इस तरह से बहुलकता का गुण भी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। इनके बहुलक यानी कि पॉलीमर भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कार्बन इतने अधिक यौगिक क्यों बनाता है। कार्बन इतने अधिक यौगिक क्यों बनाता है? कार्बन में यौगिक बनाने की विशिष्ट क्षमता, कार्बन में यौगिक बनाने की विशिष्ट क्षमता। तो हम लोगों ने कार्बन को देखा, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 4, यानी इसकी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 ही और इलेक्ट्रॉन चाहिए तब इसका अष्टक पूरा होगा। मामला बराबरी का हो जाता है, 4 है, 4 चाहिए, तो लेन देन में समस्या होगी। तो यहाँ पर कार्बन क्या करता है? 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। कार्बन क्या करेगा? 4 सहसंयोजक बंध बनाएगा। ठीक, तो जब कार्बन 4 सहसंयोजक बंध बनाएगा तो कार्बन ये 4 बंध हम देखेंगे कितने प्रकार से पूरा कर सकता है। एक तो कार्बन चारों एकल बंध बना सकता है। कार्बन क्या कर सकता है? चारों एकल बंध बना सकता है। अदरवाइज
पूरा कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक एकल बंध और एक त्रिबंध बना करके भी अपना अष्टक पूरा कर सकता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेंगे, फिर आगे मैं और बताऊंगा। जब कार्बन 4 एकल बंध बनाता है, जब कार्बन क्या करेगा, 4 एकल बंध बनाएगा, तो इसकी व्यवस्था समचतुष्फलकीय होती है। कैसी होगी? समचतुष्फलकीय। और इस कंडीशन में कार्बन की किन्हीं भी दो बंधों के बीच 109 अंश और 28 मिनट का कोण होगा। 109 अंश और 28 मिनट का। जब कार्बन एक द्विबंध बनाता है और दो एकल बंध बनाता है, अपनी बाइंडिंग पूरी करता है, तो कार्बन की किन्हीं भी दो संयोजकताओं के मध्य जो कोण बनेगा वो कोण हो जाता है आपका 120 अंश का हो जाता है। जब कार्बन दो द्विबंध बनाता है या एक एकल बंध और एक त्रिबंध बनाता है, तो कार्बन की दो संयोजकताओं के बीच 180 अंश का कोण हो जाता है। यानी कि ये लीनियर व्यवस्था हो जाती है, रैखिक व्यवस्था इन दोनों में हो जाएगी। और यहाँ पर त्रिविमीय यानी कि त्रिभुजाकार त्रिविमीय व्यवस्था हो जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से कार्बन अपनी वैलेंसी, अपनी संयोजकता या अपना अष्टक पूरा करता है अलग अलग कंडीशन में। अब आगे बात आती है कि कार्बन इतने यौगिक कैसे बनाता है। तो कार्बन कार्बन बंध की बंध ऊर्जा बहुत अधिक होती है। कार्बन कार्बन बंध की बंध ऊर्जा 347 किलो जूल प्रति मोल होती है। 347 किलो जूल प्रति मोल होती है। जबकि अदर में अगर देखें, सिलिकॉन में बात करें, सिलिकॉन बंध की 224 किलो जूल प्रति मोल होती है। इसी तरह से सल्फर की बात करें, सल्फर में तो सल्फर की भी 224 किलो जूल प्रति मोल हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कार्बन कार्बन बंध की बंध ऊर्जा बहुत अधिक होती है, 347 किलो जूल प्रति मोल होती है। इसलिए कार्बन किसी अन्य परमाणु से जुड़ने की अपेक्षा दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ने की कोशिश करता है। यानी कार्बन परमाणु आपस में ही जुड़ते हुए चले जाते हैं, सहसंयोजक बंध बना करके आपस में ही जुड़ते चले जाते हैं। ठीक क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन बंध की बंध ऊर्जा बहुत अधिक होती है, यानी कि इनका बंध बहुत अधिक मजबूत होता है। इसलिए कार्बन कार्बन से ही बंध बनाना चाहता है, दूसरे परमाणु से बंध बनाने की टेंडेंसी बहुत कम रखता है, जिससे कार्बन बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना देता है। कार्बन क्या करेगा? बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना देगा। और ये श्रृंखलाएं अलग अलग टाइप की होती है। कार्बन आपस में ही जुड़ते चले जा करके सीधी श्रृंखला भी बना सकते हैं, और कहीं साइड में भी वो नई चेन बना करके आगे दे सकते हैं। या एक तो खुली श्रृंखला हो गई, उस खुली श्रृंखला में कहीं से एक और श्रृंखला निकल जाएगी, या कार्बन आपस में ही बंद श्रृंखला भी बना लेते हैं। ऐसे करके क्लोज्ड चेन भी कार्बन बनाते हैं। तो इस तरह से कार्बन खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला, लंबी लंबी श्रृंखला वाले यौगिक देते हैं, जिससे कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। और वही हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बन के लगभग 20 लाख से भी अधिक यौगिक आज हमें ज्ञात हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेंगे कार्बनिक यौगिकों की। तो कार्बनिक यौगिक हमें, मैंने भी श्रृंखलाएं बताई ना, दो श्रृंखलाएं, एक तो खुली श्रृंखला बताई और दूसरा बंद श्रृंखला बताई। तो उन श्रृंखलाओं के आधार पर हम कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो खुली या विवृत श्रृंखला यौगिक, जिन्हें हम एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। खुली या विवृत श्रृंखला यौगिक, ओपन चेन कंपाउंड। ठीक, ये ओपन चेन कंपाउंड हमें 3 प्रकार के मिलेंगे, एक एल्केन्स, दूसरा एल्केन्स और तीसरा एल्काइन्स। ये खुली श्रृंखला वाले यौगिक हैं। इनके बारे में अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, अब हम बंद श्रृंखला वाले यौगिकों की अगर बात करें, तो बंद श्रृंखला यानी कि क्लोज्ड चेन कंपाउंड, ये 2 प्रकार के मिलेंगे, एक तो समचक्रीय या कार्बोचक्रीय, समचक्रीय या कार्बोचक्रीय यौगिक,
हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एलिसाइक्लिक यौगिक, दूसरा एरोमेटिक यौगिक। ये दो भागों में विभाजित होते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। ठीक, और दूसरा मैंने बताया एक तो समचक्रीय है, समचक्रीय के दो भाग हो जाते हैं, दूसरा है विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक जिनकी बंध श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य परमाणु आ जाता है, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। ठीक, तो ये कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण हो गया। खुली या विवृत श्रृंखला यौगिक जिन्हें हम एलिफेटिक यौगिक कहते हैं, बंध श्रृंखला या समृद्ध श्रृंखला यौगिक, क्लोज्ड चेन कंपाउंड, ये दो प्रकार के मिले हमें, समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आप लोगों को इसके आगे इन्हीं के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग वेट करिए।